हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट फिनेंस चैप्टर नंबर 13। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का और इसमें हम मेनली जीएसटी के बारे में देखेंगे। ये सारी स्टैटिक यहाँ पर पोर्शन देखने को मिलेंगे। जीएसटी से रिलेटेड कई सारे डायनेमिक चीजें भी हैं, तो जब आपका एग्जाम होगा तो उससे रिलेटेड उस साल का जो करंट अफेयर्स होगा वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जनरली आपको पता है जो जीएसटी है, जीएसटी में कई स्लैब्स में अलग अलग चीजें हैं और वो चेंज होते रहते हैं, रिड्यूस होते रहते हैं, कभी कोई ऐड होते रहता है, कभी कोई रिमूव होते रहता है। इस वजह से जब आपका एग्जाम होगा तो उस साल का जो करंट अफेयर्स होगा उसको यहाँ पर अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम मेनली स्टैटिक पोर्शन के बारे में देखेंगे जो जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि जीएसटी जो 2016 में पास किया गया था, जिसको हम 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 और 2017 से इसे इंप्लीमेंट किया गया। अब जीएसटी ये जो था इससे पहले भी 2016 से पहले भी कई बार इंट्रोड्यूस किया गया था, यूपीए की गवर्नमेंट में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कई रीजनों से वो पास नहीं हो पाया। तो खैर वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर फाइनली 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये नंबर आपको याद रखना है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के द्वारा जीएसटी पास किया गया और जो कि आपको 1 जुलाई 2017 से इसको इंप्लीमेंट किया गया। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये हरियाणा हुआ, हरियाणा में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, इसको ले जाके आप बेचेंगे यूपी में, तो यूपी में जब आप बेचेंगे, ठीक है, तो वहां पर इसका टैक्स लगेगा। जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर इसका टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड कहलाता है। यानी कि जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स डेस्टिनेशन होगा, फाइनली जहां पर उसको बेचा जाएगा वहां पर उसका यह टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इससे कई सारे कंसर्न भी थे। कई स्टेट्स का ये कहना था, जो खास करके इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा हुआ, गुजरात हो गया, इसके अलावा साउथ के जो स्टेट्स हैं, उनका कहना था कि उनके यहाँ से जो पैसा होगा वो एक्चुअली लगेगा डेस्टिनेशन दूसरे पे, तो जहां पर जाएगा वहां पर टैक्स लगेगा और उनको मिलेगा, तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इस चीज को दूर करने के लिए सरकार ने ये भी कहा था कि जितना आपको नुकसान होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको कंपनसेशन भी देंगे। तो कंपनसेशन फंड भी सरकार लेके आई थी इसके द्वारा। ओके, साथ ही साथ इसकी अगर बात करें, फीचर्स की बात करें, यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। इसके अलावा इट इज अ मल्टी स्टेज कलेक्शन मैकेनिज्म। मल्टी स्टेज कलेक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि ये हर एक स्टेज पर ये टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। हर एक स्टेज का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब ये गया आगे बिकने के लिए, तो मान लीजिए हरियाणा से ये प्रोडक्ट निकल के कहीं बीच में किसी होलसेलर के पास गया होगा, तो होलसेलर को जीएसटी देना होगा। होलसेलर के बाद वो रिटेलर के पास जाएगा, तो रिटेलर को भी जीएसटी देना होगा। ठीक है, तो ये हर स्टेज पर यहाँ पर जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इनपुट होता है वहां पर टैक्स जो होते हैं वो वापस में लिए जाते हैं, जिसको हम इनपुट क्रेडिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे कि होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, ओके, तो होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने जीएसटी दिया उस पर। ठीक, अब ये रिटेलर आगे जाके जब कंज्यूमर को बेचेगा तो कंज्यूमर भी इसको किसको जीएसटी देगा? रिटेलर को देगा। ओके, तो रिटेलर क्या करेगा कि अपना एक इनपुट क्रेडिट का फॉर्म भरेगा कि भाई हमने पहले इस पे जीएसटी दिया हुआ था, तो वो क्या कीजिए, आप मुझे वापस कर दीजिए। यहाँ पर कंज्यूमर ने मुझे जीएसटी दे दिया है तो ये हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट क्रेडिट को वापस लिया जाता है। वो एक्चुअली में वापस होता क्या है कि आगे का जो सेटलमेंट करना होता है टैक्स का, वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इनपुट क्रेडिट कहते हैं, जीएसटी में होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये हर स्टेज में ये लगाया जाता है, यानी कि प्रीवियस स्टेज में यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी इज लार्जली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसके लिए आपको पता है कि जीएसटीएन प्लेटफॉर्म है। जीएसटीएन प्लेटफॉर्म है, जीएसटी नेटवर्क जिसको कहते हैं। ये मेनली जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म होता है वो उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो वहां पे जाके करा सकते हैं, आपको जीएसटी फाइल करना हो वहां पे कर सकते हैं, कोई ग्रीवेंस वगैरह हो तो वहां पे जाके उन ग्रीवेंसेस को, कोई शिकायत कंप्लेन वगैरह तो जाके वहां पे कर सकते हैं। तो मेनली ये सारा का सारा एक टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क जो होता है जीएसटी के लिए, ये जीएसटीएन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क जिसको हम कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन पूरा आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन इंटरफेस जो हो गया वो काफी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो करप्शन वगैरह होती है वो काफी कम की जा सकती है। साथ ही साथ स्पीडी डिसीजंस भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। मेक इन इंडिया को भी ये बूस्ट करता है। कैसे? पहले तो जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, वो काफी कम्पिटेटिव हो जाता है मार्केट में।
चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो। तो इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इससे पहले क्या था, कई सारे टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उनकी वजह से क्या होता था कि काफी प्राइस बढ़ जाता था। तो जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचना या फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी उसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको। तो इसकी वजह से काफी सिंप्लीफिकेशन हुआ। साथ ही साथ जो इम्पोर्ट किया जाता है कोई सामान, अगर आप इम्पोर्ट करके लाते हैं तो उस पर भी आपको आईजीएसटी देना पड़ता है, और आईजीएसटी आपको इंटर स्टेट सप्लाई जो होती है इस पर भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डोमेस्टिक सप्लाई सप्लाई हुई और ये जो हम इंटरनेशनल मार्केट से लेके आ रहे हैं, ये आप दोनों जगह आपको इक्वल टैक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट पे। दैट्स वाई बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो सामान ज्यादा बिकेंगे, इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ेगा एंड विल इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ क्या है कि जो सरकार का रेवेन्यू होता है इसकी बायोन्सी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज होगा बाई वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस एंड इंप्रूविंग द टैक्स पेयर कंप्लायंस। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि करीब जीडीपी का 40% ऐसा जो पैसा है वो ब्लैक मनी की तरह, एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग जीएसटी के अंडर में आते जाएंगे, जो होलसेलर है या रिटेलर है या जो भी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो आपका टैक्स बेस ज्यादा होगा तो कलेक्शन आपका ज्यादा होगा, साथ ही साथ आपका कंप्लायंस जो होगा, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको मनवाना, वो भी आपको सही तरीके से हो पाएगी, क्योंकि सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी के बेस पर ट्रैक हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट होता है या इंडेक्स होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसमें भी इंडिया की रैंकिंग सुधरेगी और डेफिनेटली सुधरी हुई है। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि आपका जीडीपी ग्रोथ भी 1 to 2% यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा जीएसटी की वजह से। साथ ही साथ ये क्या होगा कि जीएसटी क्या करेगा कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। एक चीज तो याद रखिए कि जीएसटी जो है ये कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, डायरेक्ट टैक्सेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करता है, डायरेक्ट को नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई हो पाता है। अगर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान निकला, होलसेलर के पास गया, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास गया, तो इन सभी ने वहां पर क्या हुआ, जीएसटी फाइल किया। तो इससे वेरीफाई करना आसान हो जाता है कि रियली में रिटेलर से आगे जो सामान कंज्यूमर के पास गया है, क्या उतना ही सामान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकला था। ठीक, तो इस चीज को वेरीफाई करना आसान हो जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी भी आती है। साथ ही साथ जो डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज, कस्टम, सेल, वैट, सर्विस, बहुत सारे हुआ करते थे। तो एक कंपनी को या फिर एक जो बिजनेस करने वाला कोई फर्म है, इसको बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस का डेटा मेंटेन करना पड़ता। तो अब यहाँ पर ये सारा दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टैक्स हो गया, दैट इज जीएसटी। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड अब कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, तो डेटा मेंटेन करना और कंप्लायंस करना भी अब फर्म्स के लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए आसान हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन जीएसटी फीचर्स ऑफ जीएसटी, ये उसी में इंक्लूड होगा, उसका एक्सटेंशन ही है ये। तो जैसे हमने कहा कि ये जीएसटी जो होता है इट विल बी अप्लाई ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले जो टैक्सेस होते थे वो कैसे लगते थे, वो अलग अलग तरीके से लगते थे। कुछ टैक्सेस ऐसे होते थे जो मैन्युफैक्चरिंग पर लगते थे, जैसे जिसको कहते हैं एक्साइज टैक्स। तो एक्साइज जो लगता था, एक्साइज ड्यूटी, ये मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था, आपके बेचने से कोई रिलेशन नहीं है, आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी। अब आप बेचे या ना बेचो अलग चीज है। अगर आप बेचने जाएंगे तो उसके अलावा आपको अलग लगेगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, सेल टैक्स देना पड़ेगा। ओके, बाहर ले जाके बेच रहे हैं, कस्टम देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता था कि एक ही फर्म को अलग अलग टैक्सेस अलग अलग स्टेज पर देने पड़ते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, आपने प्रोडक्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको टैक्स नहीं देना है। जब इसकी सप्लाई होगी तब आपको टैक्स देना है। ओके, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया, ओके, जहां बिकेगा वहीं पर आपको देना होगा। ड्यूल जीएसटी होता है ये। ड्यूल जीएसटी का मतलब क्या हुआ, ड्यूल जीएसटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज द सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और प्लस स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये दोनों लगता है। अगर स्टेट है तो स्टेट जीएसटी होगा, अगर वो यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, यूनियन टेरिटरी है तो फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी होगा। तो यहाँ पर ये दोनों लोग यहाँ पर ये टैक्स लगाते हैं, सेंटर भी लगाती है, स्टेट भी लगाती है और यूनियन टेरिटरी भी लगाती है। तो इसलिए इसको हम ड्यूल कहते हैं। ठीक है, ड्यूल जीएसटी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, ठीक है, दो चीज समझिए यहाँ पर। एक है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये हुआ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब ये हुआ कि एक ही स्टेट में सामान को बेचना, उसी स्टेट में। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाएगा
तो इसको हम इंटर स्टेट कहेंगे। तो यहाँ पर जो लगता है वो CGST लगेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना GST लगाएगी। लेकिन जब वो प्रोडक्ट उसी स्टेट में बिकेगा जहां पर उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लगेगा आपको SGST अगर वो स्टेट है तो, अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो UTGST वहां पर लगेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के GST हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि अब एक लगता, अब ये अलग अलग नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो CGST लगेगा या SGST लगेगा, यहाँ पर एक पूरा इंटीग्रेटेड होता है जिसको हम कहते हैं IGST। ओके, तो एक्चुअली IGST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST या यूनियन GST। ठीक है, तो इनको आप मर्ज कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो आपका इंटीग्रेटेड GST देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये GST लगाए जाते हैं। तो ये काफी टेक्निकल चीजें और आगे है बहुत सारी चीजें, उतना आपको ध्यान में नहीं जाना है, एग्जाम में इस तरीके से पूछा नहीं जाता, काफी टेक्निकल, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो उतना हमें आगे नहीं जाना है। साथ ही साथ इसमें हम ये देखेंगे कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया गया है GST के अंदर में। तो यहाँ पर ये देखेंगे वो टैक्सेस जो सेंटर के द्वारा लेविड किए जाते थे या कलेक्शन किया जाता था, उनमें जो कुछ टैक्सेस जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज जो गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस वाले थे, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जिसको हम CVD के नाम से भी जानते हैं, यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी इनको कहा जाता है। CVD का मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, तो ये भी आती है। SAD यानी कि स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स एंड कुछ सरचार्ज एंड सेस भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। तो ये सारे टैक्सेस सेंटर के द्वारा लगाए जाते थे और इकट्ठे किए जाते थे, तो इनको भी इसमें मर्ज किया गया है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं, उनको भी इन पे मर्ज किया गया है, जैसे कि स्टेट वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स हो गया, एक्सेप्ट व्हेन लेविड बाय द लोकल बॉडीज। जो लोकल बॉडीज होती हैं जैसे कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होती है, तो वो जो इस तरीके के टैक्सेस लगाती है वो आपका एग्जेम्प्टेड है, वो इसमें ऐड नहीं किया गया। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचुअल टैक्स हो गया, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंड जो स्टेट्स के सरचार्ज या फिर सेस हुआ करते थे उन सबकी इसमें भी मर्ज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्टेड भी लिस्ट है इसमें, यानी कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पर GST नहीं लगेगा, इसका भी एक प्रॉपर लिस्ट है। ठीक है, तो वो जो लिस्ट होता है दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंटर हो, दोनों के लिए कॉमन कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सेंटर के लिए है या स्टेट के लिए नहीं है, वो दोनों के लिए कॉमन है। अब इस लिस्ट को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है अगेन, क्योंकि ये डायनामिक इंफॉर्मेशन होता है, कभी कभी लिस्ट से कुछ बाहर की जाती है चीजें, कभी कभी इसको ऐड की जाती है। तो जब आपका एग्जाम होगा उस साल आपको करंट अफेयर से अपडेट किया करना है कि कौन से लिस्ट में कौन सा प्रोडक्ट जो है एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। ठीक है, ये डायनामिक इंफॉर्मेशन है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है उस पर IGST लगता है, जिसको लेविड एंड कलेक्शन करने का काम यहाँ पर सेंटर द्वारा किया जाता है। इसमें एक चीज और है, जो यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने पहले बात की थी, कि जो हर स्टेजेस से जब आगे बढ़ता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो हर स्टेज पर उस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, GST को। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रीवियस स्टेज होता है उस प्रीवियस स्टेज में वो जो फर्म या फिर जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करता है, टैक्स क्रेडिट को रिडीम करने की कोशिश करता है, वापस करने की मांग करते हैं सरकार से। ठीक है, तो उसी को कहते हैं यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो वही चीजें जो मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो सप्लाई होती है वहां पर GST किस तरीके से लगता है, तो वहां पर जो GST लगता है वो जीरो रेटेड सप्लाईज की तरह होता है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी कंपनी है जो सप्लाई करती है SEZ में या SEZ से, तो उनके लिए दो कंडीशन दिया गया है। एक पहला कंडीशन है कि या तो आप आउटपुट टैक्स पे कीजिए और फिर उसको रिफंड को क्लेम कीजिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप एक बॉन्ड बनाइए और फिर उसके बाद क्लेम को, रिफंड क्लेम को आप अप्लाई कीजिए, तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अगेन दिस नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना है कि एक्सपोर्ट एंड सप्लाई जो SEZ जो होता है वो जीरो रेटेड सप्लाईज होते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर आपको IGST लगाया जाता है, IGST एंड प्लस कस्टम ड्यूटी उस पर लगती है, अलग से कस्टम ड्यूटी उस पर लगाई जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे देश में भी IGST लग रहा है इंटर स्टेट ट्रांसफर में, और जो इंपोर्ट करके ला रहे हैं उस पर भी IGST लग रहा है, तो एक तरीके से जो प्राइसेस होती है ना काफी कॉम्पिटेटिव हो जाती है। ओके, इसके अलावा
इसमें दो अथॉरिटी की बात या फिर एक बॉडी की बात की गई है, एक जीएसटी काउंसिल है और एक नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है। तो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल का मेन काम क्या है कि ये रेट्स को डिसाइड करती है, स्लैब को डिसाइड करती है, कौन सा कॉमोडिटी या गुड्स एंड सर्विसेज किस स्लैब में आएगा, कितना रेट उस पर लगेगा, ये डिसाइड करने का काम करती है। साथ ही साथ कोई स्टेट का कोई ग्रीवेंस हो गया या फिर कोई इशू हो गया तो वो सभी मिल बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं? जीएसटी काउंसिल में यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में फिनेंस मिनिस्ट्री, एंड उसके बाद हर एक स्टेट्स के जो फिनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, और ये सभी लोग इसके जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है जीएसटी से रिलेटेड हर चीज को डिसाइड करने का काम ये होता है। तो इस तरीके से जीएसटी काउंसिल जो होती है वो जीएसटी के लिए एक अपेक्स बॉडी की तरह काम करती है, हाईएस्ट बॉडी है जो जीएसटी से रिलेटेड सारे मामले ये देखते हैं। एक होती है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी या अथॉरिटी। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जो होती है इसका काम क्या है? पहले ही समझिए कि एंटी प्रॉफिटरिंग होता क्या है। मान लीजिए जीएसटी काउंसिल ने किसी कमोडिटी पर जीएसटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, प्राइस कम कर दिया। तो अभी जो प्राइस कम किया, टैक्स जो कम हुआ, इस टैक्स का बेनिफिट क्या होगा? कंज्यूमर को मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शॉप वाला है, कोई दुकानदार है, उसने क्या किया कि इस जीएसटी रेट को कम नहीं किया और उसने बढ़े हुए जीएसटी रेट पर ही उस कंज्यूमर को सामान बेच दिया, लेकिन ओरिजिनली जीएसटी काउंसिल ने रेट घटाया था। अब ये शॉप वाला क्या करेगा, जब जीएसटी फाइल करेगा तो इस घटे हुए रेट पे फाइल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई भी चीज है आप खरीदने जाते हैं, उस पर जीएसटी पहले 10 रुपए लग रहा। अब जीएसटी काउंसिल ने क्या किया कि हम इसको घटाते हैं और 8 रुपए लगेगा, लेकिन इस शॉप वाले ने इस कंज्यूमर से 10 रुपया वसूल कर लिया जीएसटी का, लेकिन जीएसटी फाइल जब करेगा तो वह 8 रुपए फाइल करेगा। ये जो घटा हुआ 2 रुपए हुआ, ये शॉप वाले का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम एंटी प्रॉफिटरी, कि जब जीएसटी काउंसिल ने जो प्राइस रिड्यूस किया उसका बेनिफिट उस शॉप वाले ने कंज्यूमर को नहीं दिया। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसको सजा हो सकती है, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ठीक है, उस पर केस वगैरह भी चलाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो मैटर होता है एंटी प्रॉफिटरिंग को देखने का, इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। इसको जो मेंबर होते हैं, हेडेड बाय सीनियर ऑफिसर ऑफ लेवल ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। साथ ही साथ इसमें 4 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों से या फिर किसी से भी आ सकते हैं, या तो सेंटर के भी हो सकते हैं या फिर स्टेट के भी हो सकते हैं, या दोनों से मिला के भी आ सकते हैं। तो ये 4 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। इसके पहले हमने जीएसटीएन के भी बारे में बात किया था, जीएसटी नेटवर्क है ये इसका पूरा नाम। तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो क्या करता है, प्रोवाइड अ शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो ये आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं जीएसटी से रिलेटेड, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो इंटरमीडिएटरी लोग हो, बिजनेस हाउस हो, या फिर वो कंज्यूमर वगैरह या टैक्स पेयर्स हो, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है सारे चीजों के लिए। तो इसका फंक्शन क्या है जीएसटीएन का? फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो जीएसटी से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर कराना होगा। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, तो जो रिटर्न फाइल हुआ, जीएसटी मिला, उसके बारे में जो सरकारें हैं उनको इन्फॉर्म करने का काम ये करता है। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है, तो आईजीएसटी में कुछ हिस्सा सेंटर का होगा, कुछ हिस्सा स्टेट यूनियन टेरिटरी का होगा, तो उसका सेटलमेंट करने का भी काम किया जाता है। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद द बैंकिंग नेटवर्क, ओके, तो बैंकिंग के साथ यहाँ पर टैक्स पेमेंट को मैच किया जाता है। ठीक, कि कितना किसी के पास इनकम आया और कितना किसने टैक्स दिया और कैसे आया, ताकि यहाँ पर देखा जाए कि कहीं ब्लैक मनी तो जनरेट नहीं हो रही है। और यहाँ पर कुछ फेक ई बिल्स के भी केसेस आए थे, आपको याद होगा, फेक ई बिल्स के भी केसेस आए थे। अब ई बिल्स जनरेट किए जाते हैं, जीएसटी जो रजिस्टर्ड बिजनेस हाउसेस होती हैं अपने गुड्स की सप्लाई जब करती हैं तो ई बिल वहां पर जनरेट किया जाता है। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस रिपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन। इसके बेसिस पर यहाँ पर अगेन सरकार को ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बारे में बताती है कि इन्होंने इतने साल में या एक साल में इतना इन्होंने टैक्स पे किया, तो जब इन्होंने इतना टैक्स पे किया तो इसके अकॉर्डिंग इनका इनकम हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, इतने रिसोर्सेस हो सकते हैं इनकम के, तो ये सारा प्रोफाइल तैयार किया जाता है। रनिंग द मैचिंग इंजन फॉर
मैचिंग एंड रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे कि एक होलसेलर ने कंज्यूमर को बेचा, फर्म ने यहाँ पर होलसेलर को बेचा, तो किसने कितना टैक्स दिया इसको मैच करने का काम, कि जितना कंज्यूमर के पास गया क्या उतना ही वहां से मैन्युफैक्चरिंग से होके निकला था, ये मैच करने का काम है। ओके, इनपुट जो टैक्स क्रेडिट होता है रिटर्न के लिए फाइल किया जाता है, इसको भी आपको सेटल करने का काम यहाँ पर जीएसटीएन के द्वारा किया जाता है। ये कुछ फंक्शंस जो जीएसटीएन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारे आपको स्टैटिक फंक्शंस हैं या चीजें हैं जो जीएसटी के बारे में आपको यहाँ पर पता चला। अगेन मैं कहूँगा जब आपके एग्जाम हो तो करंट अफेयर्स से अपडेट होके जाइएगा। ठीक है, और स्टैटिक पोर्शन से भी काफी जीएसटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी भी आ सकते हैं, हमेशा ही हॉट टॉपिक रहता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर काफी छोटा चैप्टर है तो उसका पार्ट नहीं आएगा, बस एक ही पार्ट होगा। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।